गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेंसस 2025। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि सेंसस कंडक्ट किया जाए, जो कि डिले हो चुका है 2021 से लेकर अभी तक बिकॉज ऑफ कोविड। सेंसस जो है वो कहा जा रहा है अगले साल से शुरू होगा, और इसमें दो मेजर इश्यूज जो हैं वो साथ के साथ एड्रेस किए जाएंगे। पहला तो है आपका डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो पिछले 5 डेकेड से जो है स्टॉल किया जा रहा है। और दूसरा इशू है आपका जो अभी रिसेंटली 128th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है विमेंस रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट में, उसको भी सेंसस के डेटा के बेसिस पर ही जो है वो इंश्योर किया जाएगा। इंडिया का जो सेंसस है वो डेकेडल शेड्यूल उसमें 1881 से फॉलो किया जा रहा है। 2021 जो है पहली बार ऐसा था कि सेंसस मिस हुआ है। ओके, तो सेंसस है क्या? अगर हम देखें पॉपुलेशन सेंसस बेसिक स्टैटिस्टिक्स देता है हमें स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेमोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पर। ना 1872 में पहली बार शुरू किया गया था, लेकिन जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था वो 1881 में कंडक्ट किया गया। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये डेकेडल सेंसस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर हम, तो पॉपुलेशन सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर जो है वो किया जाता है। सेंसस के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको दो फेजेस में किया जाता है, पहला हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग, दूसरा पॉपुलेशन एनुमरेशन। हाउसिंग सेंसस के बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन की जाती है, जिसमें कि आपका एज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डीलिमिटेशन के साथ अगर हम इसका कनेक्शन देखें तो डीलिमिटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को पॉपुलेशन के बेसिस पर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके सभी को। तो काइंड ऑफ ये फेयर डिवीजन करना चाहते हैं जोग्राफिकल एरियाज़ की, ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। आर्टिकल 82 और 170 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की सीट्स जो है वो हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट कर सकते हैं। 2001 के सेंसस के बाद 2002 की जो डिलिमिटेशन की गई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री तो रीड्रॉ की गई थी, लेकिन नंबर उतने ही रह गए थे। ठीक है, तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में पास किया गया था, जिसमें कहा था कि डिलिमिटेशन जो है 2026 तक मिनिमम पोस्टपोन की जाएगी। मतलब 2031 में ही जो है सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की जा सकती है, क्योंकि 84th अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है कि 2026 के बाद जो भी सेंसस आएगा तो वो 2031 का ही आएगा, उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन की जाएगी। तो अगर 2025 में सेंसस हो भी जाता है, कंप्लीट भी हो जाता है 2026 में, तो भी जो है इमीडिएट डिलिमिटेशन पॉसिबल तो नहीं हो पाएगी। क्यों? अगर करनी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है? सदर्न स्टेट्स जो है वो चैलेंज करती हैं डिलिमिटेशन को, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन पर है उन्हें जो है वो सीट्स कम मिलेंगी इसमें डिलिमिटेशन में। तो लेकिन अब क्या है कि 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें वुमेन को रिजर्वेशन देनी है 33%, वो जो है वो सेंसस डेटा और जो है डिलिमिटेशन पर ही डिपेंडेंट है। तो इसके लिए जो है 2029 की इलेक्शन से पहले अगर इस अमेंडमेंट एक्ट को हमने जो है इन्फोर्स करना है, तो अब हमें डिलिमिटेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, डिमांड ये भी आ रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि कास्ट सेंसस भी किया जाए। तो कास्ट जो है वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर तो की जाती थी, लेकिन 1951 के सेंसस में जो है कास्ट का जो है वो एन्यूमरेशन करना एक्सेप्ट फॉर SC STs बंद कर दिया गया। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि स्टेट्स अपने आप स्टेट स्पेसिफिक OBC लिस्ट बनाए, हम इसको कास्ट सेंसस को नहीं करने वाले हैं। सेंसस जबकि एक यूनियन सब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 अलाउ करता है कि स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ भी नेसेसरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तभी जो है कर्नाटका और बिहार में भी रिसेंटली आप देख पाए हो कि कास्ट का डेटा इकट्ठा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रायगढ़ फोर्ट। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रेप्लिका रायगढ़ फोर्ट का बनाया गया है एज अ बैकड्रॉप ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड केवड़िया में, और शोकेस जहाँ पर की गई है स्टोरीज ऑफ इनक्रेडिबल वैलर। ओके, और छत्रपति शिवाजी महाराज के हीरोइक डीड्स और इनोवेटिव वॉरफेयर टेक्निक्स उसमें शो की गई है। तो रायगढ़ फोर्ट क्या है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ कोर्स जो है ये लोकेटेड है, और ये जो वैलीज़ बनती हैं काल और गंधारी रिवर्स की, उससे सराउंडेड है।
और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो है रायगढ़ और रॉक ऑफ जिब्राल्टार के बीच में पैरेलल्स ड्रॉ करते हुए इवन ये तक कहा था कि जो रायगढ़ है वो जिब्राल्टार ऑफ द ईस्ट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, 1653 में रायगढ़ जो है कैप्चर किया गया मराठा फोर्सेस द्वारा मोर्स से, और शिवाजी महाराज ने इसकी रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मा हिरोजी इंदुलकर को दिया। 6 जून 1674 में ग्रैंड कोरोनेशन सेरेमनी हुई, जहाँ पर शिवाजी महाराज जो है उनको छत्रपति का टाइटल मिला। ठीक है, फोर्ट जो है वो सेकंड कैपिटल बना छत्रपति शिवाजी महाराज की। और अगर हम इसके फीचर्स देखें तो दो मेन गेट्स हैं, नाना दरवाज़ा और महादरवाज़ा, और रिमार्केबल है, मैग्निफिसेंटली डिज़ाइंड गेट्स है ये, वॉल्स फोर्टिफाइड है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ का फीचर ये है राज सदर, जिसमें कि रूटीन मैटर्स पर शिवाजी महाराज जो है वो अपना कोर्ट जो या फिर दरबार कंडक्ट करते थे, और रूटीन मैटर्स पर जो है वो जस्टिस दिया जाता था। जो फोर्ट है वो 12 फोर्ट्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट के लिए नॉमिनेटेड है, उनमें से एक ये फोर्ट भी है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं FCI ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ऐप। सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स जो है उन्होंने लॉन्च की है मोबाइल एप्लीकेशन FCI ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर राइस मिलर्स। ठीक है, तो इसमें राइस मिलर्स को जो है वो उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए FCI से ये ट्रांसपेरेंट मैनर में ये सुविधा दी जाएगी। तो एम ये है कि इम्प्रूव की जाए रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी राइस मिलर्स को कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म देकर। मिलर्स जो है वो अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकेंगे इस पोर्टल पर या फिर मोबाइल ऐप पर, और रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे उन्हें ग्रीवेंस स्टेटस पर। विद इन FCI एक बार ग्रीवेंस आ गई तो उसको ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाएगा नोडल ऑफिसर के ऊपर, ताकि उस पर फर्दर एक्शन लिया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जो कि कंसीव किया गया है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, ताकि यूनिक चैलेंजेस जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। एम्पावर करता है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क उनके लिए देना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो 10 साल इसे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर हम इसके देखें कि 6 की स्टेप्स क्या है, पहला है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो ट्राइबल सब प्लान के अंदर दी जा रही है। क्रिटिकल सेक्टर्स को टारगेट किया जाता है, जैसे रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, सैनिटेशन, और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जा सके मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री PBTG डेवलपमेंट मिशन भी जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि फर्दर एनहांस की जा सके लिविंग कंडीशंस और प्रोवाइड की जा सके PBTG फैमिलीज़ को एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सपोर्ट जो दिया जा रहा है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, उसमें रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड। फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है ग्रेड 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, बियॉन्ड क्लास 10 के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी दी जा रही है ताकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स विद इन स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिसलेक्सिया। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज पार्ट ऑफ द नेशन वाइड एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन, जो भी दिल्ली के मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, उनको एलिमिनेट किया गया है रेड में ताकि डिसलेक्सिया अवेयरनेस जनरेट की जा सके। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें कि डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं पीपल स्पीच साउंड्स को, और उनको लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है लेटर्स और वर्ड्स को, ठीक है, डिकोड करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको हम कई बार मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्लो लर्नर सिंड्रोम है ये। एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता है, जेनेटिक्स की वजह से ये फैमिलीज़ में रन कर सकता है। कई बार जो है वो ब्रेन स्ट्रक्चर, फंक्शन और केमिस्ट्री में भी जो है डिसलेक्सिक पीपल में जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। कुछ इन्फेक्शंस, टॉक्सिक एक्सपोजर्स और अदर इवेंट्स भी जो है वो फीटल डेवलपमेंट को डिसरप्ट करके जो है वो डिसलेक्सिया को बाद में लाने में जो है वो मेजर रोल निभाती है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे कि डिसलेक्सिया, इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग मैत्री द्वार पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में जो है वो इनाग्रेट की है। और
इसको बनाया है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि अथॉरिटी है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट 2010 के अंडर बनाई गई, और ये फैसिलिटेट करती है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स एट डेजिग्नेटेड पॉइंट्स, मैनेज करती है सेवरल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑल अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ओके, मैंडेटेड है ये डेवलप सैनिटाइज मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज़ फॉर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओके, तो की फैक्ट्स अगर हम देखें पेट्रोपोल के ऊपर, तो पेट्रोपोल लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है साउथ एशिया का, एक वाइटल गेटवे है ट्रेड और कॉमर्स के लिए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये 8th लार्जेस्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन पोर्ट है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने रिसेंटली एक अलर्ट इशू किया है अगेंस्ट इलीगल पेमेंट गेटवेज, जो कि म्यूल बैंक अकाउंट्स बनाकर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज साइबर क्रिमिनल्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस देने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या? इसको इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ताकि जो इश्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम होते हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट, सिटीजन्स के जो होते हैं उनको एड्रेस किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फंक्शंस अगर हम देखें तो ये एक नोडल पॉइंट है फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम में, आइडेंटिफाई करता है रिसर्च प्रॉब्लम्स को, नीड्स को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, प्रिवेंट करता है मिस यूज़ ऑफ साइबर स्पेस। ठीक है, अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट करता है अगर ज़रूरत पड़े तो कि साइबर लॉज में कौन से अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। तो इसके कई कंपोनेंट्स हैं जैसे नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, जो कि रिपोर्ट करता है थ्रेट्स जो कि साइबर क्राइम्स से आते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है जो रिपोर्ट करती है वेरियस साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। फिर साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है। इंडिजिनस टूल्स बनाने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है। मास अवेयरनेस के लिए साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है। ठीक है, तो ये I4C अकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक और गवर्नमेंट को इकट्ठा करता है ताकि प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन की जा सके साइबर क्राइम की। इसमें एक इवन साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें कि सिटीजन्स जिनका पैशन है कि वो नेशन को सर्व करना चाहते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आ सकें और फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसमें कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे साइबर सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स को रिपोर्ट किया जा सके। एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी है ताकि सिटीजन्स को जो है वो अपनी ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट्स लॉन्च कर सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने अपनी मन की बात में रिसेंटली रेफरेंसेस दिए हैं ओडिसी डांस को और कोणार्क टेम्पल को। कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड है कोस्ट लाइन पर उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। इसको सूर्य देवालय भी कहते हैं। डेडिकेटेड है ये हिंदू गॉड सूर्य को, और नरसिम्हा वन ने 1250 में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा वन ने इसको बनाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिला हुआ है इसे 1984 से। क्लासिक एग्जाम्पल है उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का और कलिंग आर्किटेक्चर का। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है इसके अपेयरेंस लगभग 100 फुट हाई सोलर चैरियट से है। ये इसको इस तरह से ओरिएंट किया गया है ईस्ट की तरफ कि जो सनराइज़ की पहली रेज होती है वो मेन एंट्रेंस पर पड़े। व्हील्स जो टेम्पल्स के हैं वो सन डायल्स हैं। इलेबोरेट स्टोन कार्विंग्स हैं यहाँ पर। इसको खोंडलाइट रॉक से बनाया गया है, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं क्योंकि डार्क कलर है इसका। तो ये कंटेम्प्रेरी वर्शिप भी की जाती है यहाँ पर हिंदूज द्वारा। एनुअल चंद्रभागा फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है यहाँ पर मंथ ऑफ फेब्रवरी में। ओके so now let us see all these topics in English. So the first topic is census 2025. This topic is important for your governance section. Central government is reportedly preparing to conduct the census, which was delayed in 2021 due to COVID. But of course, official confirmation is pending, and the census is expected to begin next year. So there will be two major issues which will be addressed by the census. First is the delimitation of parliamentary constituencies, which has been stalled for 5 decades now, and the implementation of women's reservation in parliament. So India's census has followed a decadal schedule since 1891, but only the first time it was missed was in 2021 due to the COVID pandemic. So if we look at census, then population census provides basic statistics on state of human resources, demography, culture, economic structure at local, regional and national level. It began in 1872, but the first synchronous census was taken under the British rule in 1881. The responsibility of conducting this decadal census rests with the Office of Registrar General and Census Commissioner of India. So the population census is listed in Union List, and this is conducted under the provisions of the Census Act of 1948. Okay.
The population enumeration phase, which begins after the housing census, and this includes particulars like age, marital status, religion, mother tongue, etc. of the individuals. So how is it linked with delimitation? So delimitation is mandated by the constitution to adjust the number of parliamentary assembly and assembly constituencies based on population so as to ensure equal representation. It ensures a fair division of geographical areas so that all political parties or candidates contesting elections have a level playing field in terms of number of voters. Article 82 and Article 170 empowers the Parliament to readjust the allocation of seats in the Lok Sabha and the legislative assemblies of states, respectively, after every census. So, after the 2001 census, the 2002 delimitation exercise only redrew the constituency boundaries without changing their number. As of the 84th Constitutional Amendment 2001 Act, the delimitation has been postponed until at least 2026, which makes 2031 the earliest opportunity for it if based on the census. So 84th Constitutional Amendment Act restricts delimitation based on census data from the first census which will be conducted of the year 2026, and of course it will be 2031 census. So even if the census begins in 2025 and completes in 2026, the immediate delimitation might not be possible unless the amendment is revised. An amendment to the existing provision may be required if delimitation is to proceed in time for the 2029 Assembly Lok Sabha elections. So, what are the challenges here? So, there are challenges of political consensus, and southern states have their concerns that their population is decreasing. So, they will find it uh, they will find that their seats will be declining in the delimitation exercise. Also, there is the 128th constitutional amendment, which was passed to reserve 33% of seats in parliamentary and state assembly elections for women, which requires a delimitation exercise before implementation, further tying delimitation to upcoming political reforms. Okay, there has been demand for caste census as well by various political parties, and uh, there is the caste system. The caste was enumerated in British India censuses, but after independence the census excluded the caste enumeration except for the SCs and STs, which continue to be counted until now. In 1961, the government of India asked the states to conduct their own surveys for state-specific OBC list. Of course, census is a union subject, but the Collection of Statistics Act 2008 allows the states and local bodies to gather necessary data, as we saw in Karnataka and Bihar recently. So the next topic is Raigad Fort. This topic is important for your art and culture section. So a replica of Raigad Fort has been made as the backdrop of the venue of Rashtriya Ekta Divas Parade in Kevadia to showcase the stories of incredible valor of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So this hill fort is situated in the Raigad district of Maharashtra. It is surrounded by the valleys shaped by the Kal and Gandhari rivers. So a British historian of the Maratha period has drawn parallels between Raigad and the Rock of Gibraltar. He has gone to the extent of labeling it or labeling Raigad as the Gibraltar of the East. So, what is the history of Raigad Fort? In 1653, Raigad was captured by the Maratha forces from the Moors, and Shivaji Maharaj assigned the work of reconstruction of the fort to Hiroji Indulkar. So, in 6 June 1674, a grand coronation ceremony was held in which Shivaji Maharaj attained the title of Chhatrapati. The fort served as the second capital of Chhatrapati Shivaji Maharaj and played an important role in the expansion of Maratha kingdom. So there were two main gates, both flanked by bastions, Nana Darwaza and Mahadarwaza. It is remarkable for magnificently designed gates, fortification walls, and imposing monuments. There is important hall of public audience called the Raj Sadar, in which Shivaji Maharaj used to hold his court or darbar to dispense justice on routine matters. Okay, so the fort of Raigad is part of the 12 forts nominated for the UNESCO World Heritage Site. Okay, so the next topic is FCI Grievance Redressal System app. This topic is important for your governance section. So, Union Minister for Consumer Affairs has launched this mobile application of FCI Grievance Redressal System for rice millers in New Delhi, which will facilitate rice millers in addressing their grievances with FCI.
It aims to improve responsiveness and accountability by providing rice millers with a convenient platform to lodge their complaints. Millers will be able to register their grievances on the platform or through the mobile. It offers real time updates on grievance status, and within FCI, once a grievance will be received, it will be automatically assigned to the concerned nodal officers for further action. So the next topic is Pradhan Mantri Van Bandhu Kalyan Yojana. This topic is again important for your social issues and your governance section. So Pradhan Mantri Van Bandhu Kalyan Yojana has completed 10 years of its existence, and it's a landmark initiative conceived as a comprehensive strategy to address the unique challenges faced by tribal communities in India. So it was launched in October 2014. It aims to empower tribal communities in India, and this initiative not only provides the financial assistance to them, but also establishes a framework for sustainable development. So there are 6 key steps under the scheme. First is the Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana, which has revamped the existing special central assistance to tribal sub-plan, and it targets critical sectors like the road and telecom connectivity, education, health services, sanitation, all of which aim to raise the living standards of the tribal communities. So there is also development of particularly vulnerable tribal groups, which is designed to ensure the socio-economic upliftment of the most marginalized tribal communities, families, and the Pradhan Mantri PVTG development mission has also been launched to enhance further living conditions and provide these families with access to basic facilities. There is support to tribal research institutes so as to facilitate research and documentation efforts related to tribal communities. Pre-matric and post-matric scholarships are also part of it. Administrative assistance is given so that project management units within state governments can be established. Okay. So the next topic is dyslexia. This topic is important for your social issues. So as part of the nationwide Act for Dyslexia campaign, key monuments in Delhi, including the Rashtrapati Bhavan, Parliament House, North and South blocks, and even India Gate, have been illuminated in the red color, the color for dyslexia awareness. Dyslexia is a learning disorder which involves difficulty reading due to the problems identifying speech sounds and learning how they relate to letters and words. It is often misunderstood as the slow learner syndrome. The exact cause of dyslexia is not clear. It is highly genetic and runs in family. Research has also shown that people with dyslexia have differences in brain structure, function, and chemistry. Certain infections, toxic exposures, and other events can also disrupt fetal development and increase the odds of later development of dyslexia. Specific learning disabilities, including dyslexia, have been officially recognized under the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016. Okay. So the next topic is Land Port Authority of India. This topic is important for your economy section. So Union Minister of Home Affairs has recently inaugurated a new passenger terminal building at Maitri Dwar at Petrapol in West Bengal, which has been built by the Land Port Authority of India. So what is Land Port Authority of India? It's an authority constituted under the Land Ports Authority Act of 2010, and it was constituted for the development and management of facilities for cross-border movement of passengers and goods at designated points. It also manages several integrated checkposts all across the borders of India. It is mandated to develop, sanitize, and manage the facilities for cross-border movement of passengers. The nodal ministry is Ministry of Home Affairs. What is Petropol? It is the largest land port in South Asia, and it is a vital gateway for trade and commerce between India and Bangladesh. It is also the 8th largest international immigration port of India. Okay, and facilitates the movement of over 23.5 lakh passengers annually. So the next topic is Indian Cyber Crime Coordination Center. This topic is important for your governance section. So Indian Cyber Crime Coordination Center has recently issued an alert against illegal payment gateways created using mule bank accounts by transnational organized cyber criminals. So it has been established by the Ministry of Home Affairs. I4C focuses on tackling issues related to cybercrime for citizens, including improving coordination between various law enforcement agencies and stakeholders. The function of I4C is to identify the research problems and needs of law enforcement agencies to prevent the misuse of cyberspace for furthering the cause of extremist and terrorist groups, and to suggest amendments if required in cyber laws to keep pace with the fast changing technologies and international cooperation. What are the components of I4C? Of course, it has this threat analytics unit, which aims to report threats pertaining to cybercrimes at regular intervals. Then there is cybercrime reporting portal to report cybercrime complaints.
The training center imparts training to government officials. Then this research and innovation center carries out research for the development of indigenous tools for the prevention of cyber crimes. Then this cybercrime ecosystem development unit aims to create mass awareness in cyber hygiene for prevention of cyber crimes. So I4C kind of brings together academia, industry, public and government in the prevention, detection, investigation, and prosecution of cybercrime. And it has been envisaged as the cyber. There has also been a cybercrime volunteers program to bring together citizens who have the passion to serve the nation on a single platform, and they contribute in fight against cybercrime in the country. There are other initiatives as well, like citizen financial cyber fraud reporting and management system for immediate reporting of financial cyber frauds. Then there is also a national toll-free helpline number to provide citizen assistance in lodging their online cyber complaints. Okay. So the next topic is Konark Sun Temple. This topic is important for your art and culture section. So the Prime Minister's Man Ki Baat has recently made references to Odissi dance and Konark Temple. So Konark Sun Temple is located on the coastlines of Odisha in Puri district. It is also called the Surya Devalya, that is the temple that which is dedicated to Hindu god Surya. So the evidence suggests that Narsimha, one of the Eastern Ganga dynasty, built this temple in 1250. It was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1984. It is a classic example of Odisha style of architecture or Kalinga architecture. The temple complex has the appearance of a 100-foot high solar chariot with 24 wheels and pulled by 6 horses, all carved from stone. It is oriented towards the east so that the first rays of the sunrise strike the main entrance. The wheels of the temple are sundials, which can be used to calculate time accurately to a minute. So the temple has also elaborate stone carvings depicting scenes from Hindu mythology. The temple also is built from the Condalite rocks. That's why it is known as the Black Pagoda due to the dark color. The temple remains a site of contemporary worship for Hindus during the annual Chandrabhaga festival, which is conducted around the month of February. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.